हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन टर्म को। सी, आपने बहुत बार सुना है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस एटीपी, दे प्रोड्यूस एटीपी। तो यही सारी चीजें आज हम डिस्कवर करेंगे कि ये एटीपी क्या होता है, वो कैसे बनता है और वो कहाँ पे यूज होता है ना। वी कॉल इट एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। तो लेट्स डिफाइन दिस टर्म। क्या होता है रेस्पिरेशन में, whether it is plant or animal or any other organism। यहाँ पे we have the process of biological oxidation, biological oxidation, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब ब्रेक किए जाते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है। अभी मैंने मेंशन किया बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना, विच में बी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इनका ब्रेकडाउन होगा। इट इज डन बाय एंजाइम्स, ये करेंगे एंजाइम्स। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स परफॉर्म्ड बाय एंजाइम्स टू रिलीज एनर्जी। तो बेसिकली वी आर ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, यहां से एनर्जी रिलीज होगी, and this energy is further converted to adenosine triphosphate, that is ATP, जिसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। उसी को यूज करके सेल और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो वी कॉल इट एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ATP is known as energy currency of a cell, right? तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कवर करेंगे कि ये एटीपी कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पे बनता है, राइट? ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हम करेंगे एंजाइम की हेल्प से, इनको कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। दे आर टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। नाउ, अभी मैंने मेंशन किया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव फैट्स, है ना। अगर हम हमारी भी बात करें तो वट एवर फूड वी आर टेकिंग, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का रेस्पिरेशन हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है। वी कॉल इट एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। एंड इफ प्रोटीन्स, जो कि सेल के प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, जिसमें वी क्लासिफाई रेस्पिरेशन इनटू टू टाइप्स, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक, वाज गिवन बाय साइंटिस्ट ब्लैकमन। ये इन्होंने दिया था, ब्लैकमन ने, राइट? एंड एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना, हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि ये जो फूड बन रहा है, ये कौन बना रहा है हमारे लिए? प्लांट्स ही बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसको हम, है ना, डिफाइन करते कि प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट they are going to synthesize, or they are synthesizing complex organic molecules, particularly glucose, right, carbohydrates। तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना, हमने यहाँ पे कहा विद एंजाइम हम ऑक्सीडाइज करेंगे, एंड दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस either in presence of oxygen or in absence of oxygen। on that basis again we have two types of respiratory processes। criteria हमारा O2 requirement है। on that basis we have two types of respiration pathways। yes, aerobic respiration and anaerobic respiration, right? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन लगेगी, अगेन दैट इज कमिंग फ्रॉम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दे रिलीज oxygen as byproduct, and we have that oxygen as a fuel to oxidize the complex organic molecules। So initially we are going to start with
द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, राइट। अब ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, अभी मैंने मेंशन किया कि वी आर गेटिंग दैट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, उनके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से वो रिलीज हो रहा है। तो वो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में यूज करेंगे, तो अभी हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डिफाइन किया। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे जहां पे हम दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। सी व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, वी टेकिंग दिस कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम CO2 प्लस वी आर यूजिंग, है ना, वी आर यूजिंग 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑफ O2, है ना। कहा ना हमने कि फोटोसिंथेसिस में हमें दोनों चीजें मिल रही है, वी आर गेटिंग फूड और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए फ्यूल, दैट इज O2। अब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेशन, वी टेक दिस C6H12O6 प्लस 6 ऑफ O2, यहां से आया, प्लांट्स ने रिलीज करा एज अ बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में, तो ये हम लेंगे। क्या होगा, वी गेट 6 ऑफ CO2 प्लस 6 ऑफ वाटर प्लस, है ना, हमने कहा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हम ब्रेक करेंगे टू रिलीज एनर्जी, वही फिर हार्वेस्ट करी जाएगी ATP के फॉर्म में, राइट। तो ये होगी इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। अब इसमें देखो वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो हम बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए लिख रहे हैं। क्लियर। तो चलिए आगे चलते फिर, जिसमें अब हम फर्दर मूव करेंगे और डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में वी हैव कॉमन पाथवे, जिसे पहले भी हमने मेंशन किया, ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में दूसरा पाथवे होगा TCA साइकिल एंड द थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो लेट्स डिग फर्दर इन रेस्पिरेशन। तो जैसे कि हमने मेंशन किया, वी हैव रेस्पिरेशन विच इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड अनएरोबिक। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, एंड दैट कंपैरिजन इज कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से पाथवेज ऑपरेट करेंगे। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक कॉमन पाथवे ऑपरेट करेगी, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। देन ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बनेगा, सी ग्लाइकोलाइसिस में वी टेक ग्लूकोज, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे एंड वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, राइट। तो ये जो पायरुविक एसिड है, अंडर एरोबिक कंडीशन इट विल गो फॉर 2, है ना, मोर पाथवेज। मतलब इसके बाद वी हैव द पाथवे ऑफ TCA साइकिल एंड इसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम, ETC और ETS। अनलाइक यही पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसका होगा फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज वेदर इट इज इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो देखो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेटिव पाथवे, 2 पाथवे होंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो let's start with this pathway, that is glycolysis. तो ये जो ऑक्सीजन है which is released in the process of photosynthesis, वो प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में कहाँ से आएगा, कैसे वो एंटर होगा, कैसे वो यूज किया जाएगा, राइट। तो वी कॉल दैट प्रोसेस एज ब्रीदिंग। आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाएगी वाया लंग्स, वो फिर ब्लड में जाएगी,
फिर एनिमल्स में मतलब ह्यूमंस में फॉर एग्जांपल वो जो ऑक्सीजन है वो पंप करी जाएगी वाया हार्ट, राइट। लंग्स की तरह वी हैव गिल्स, है ना, एंड अदर सिमिलर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। तो क्या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं? एनसीईआरटी का एक हेडिंग दिया हुआ है, डू प्लांट्स ब्रीथ। एनसीईआरटी पूछ रहा है डू प्लांट्स ब्रीथ, द आंसर इज यस, प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज, रेस्पिरेशन इज दिस प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किया, ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, गैसेस एक्सचेंज चाहिए, उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहेंगे। तो क्या प्लांट के पास कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? नहीं। हाँ, बट प्लांट ब्रीथ करेंगे बिकॉज दे हैव रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, और हम उनको कहते हैं स्टोमाटास। प्लांट के पास लेंटिसेल्स भी होते हैं जिनको ब्रीदिंग पोर कहते हैं, तो वहां से अंदर एयर अंदर जाएगी, गैस का एक्सचेंज होगा, है ना, द एक्सचेंज बिटवीन O2 एंड CO2। तो प्लांट का जो काम है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, वो विदाउट एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे चलता है? देयर आर सेवरल रीजंस एनसीईआरटी में ही मेंशन किए हुए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज रीजंस के प्लांट्स दे कैन रेस्पायर, they undergo respiration without any specialized respiratory organ. एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, डू प्लांट्स ब्रीथ, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज गैसेस एक्सचेंज, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे हमने कहा कि अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो वी रिक्वायर ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कैसे आएगी? फिर रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज होगी, राइट। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है O2 CO2 का, इसके लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज ब्रीदिंग। तो क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? एनसीईआरटी पूछ रहा है। यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं, बट ब्रीदिंग के लिए प्लांट के पास कहाँ कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है ना, जैसे हमारे में लंग्स है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में गिल्स है, राइट। तो प्लांट्स का जो काम है विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन चल जाता है। इसका रीजन इज, इसके 3 रीजन है। तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। इसका पहला रीजन है कि प्लांट का हर एक पार्ट उसके गैस एक्सचेंज नीड को टेक केयर खुद कर सकता है। मतलब हमें प्लांट्स में जो गैस का ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वन फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर इज रिक्वायर्ड। ज्यादा डिमांड्स नहीं है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस लिटिल की जगह सफिशिएंट कर देंगे, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन दूसरा रीजन है कि प्लांट की जो गैस एक्सचेंज की डिमांड है वो ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू एनिमल्स। द रीजन इज, एनी गेसेस? द रीजन इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे? एनिमल्स का रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू प्लांट्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन एनिमल के रेस्पिरेशन से बहुत कम होता है। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन ये है, जैसे यहां अगर हम देखेंगे कि प्लांट्स डू नॉट पोजेस ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तीसरा रीजन है डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप प्लांट का लीफ ले लो, वेल एक्सपोज टू एयर है, फ्लैट ऑर्गन है, नो डाउट। बट अगर हम स्टेम की भी बात करेंगे तो स्टेम के भी जो लेंटिसेल्स होते हैं वहां से गैस पास होगी, और हर एक सेल जो है प्लांट का, इट इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट वो उसकी गैस रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से प्लांट्स दे कैन रेस्पायर विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक एनिमल्स। एंड यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है अच्छे से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इज प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे? ब्रीदिंग से गैस इन होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी,
और वो फिर यूज करेंगे हम ऑक्सीडेशन में, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हम ब्रेक करेंगे टू रिलीज एनर्जी। वही एनर्जी हार्वेस्ट करी जाएगी एटीपी के फॉर्म में, राइट। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर रीजन प्लांट्स को रिक्वायर्ड नहीं है फॉर रेस्पिरेटरी प्रोसेस, या फिर हम कहेंगे ना कि प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है फिर भी वो रेस्पायर कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस, ठीक है। So let's start with glycolysis. It is basically breakdown of glucose to produce two molecules of pyruvic acid. Remember, this pathway of glycolysis do not require oxygen. ये एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे है and hence it is common pathway for aerobic as well as anaerobic respiration. ये जो पाथवे है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, it occurs inside the cytoplasm of a cell, right? तो we have those enzymes present in the cytoplasm of cell, जहाँ पे वो enzymes pyruvic acid बनाएंगे by breaking down the glucose molecule. This pathway involves two particular phases. इसमें सबसे पहले तो हमें ग्लूकोज को एक्टिवेट कराना है, जिसमें हम कहेंगे ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज होगा, जिसमें एनर्जी लगेगी, है ना। इनिशियली हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो वी कॉल इट एज ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज. So we have first phase, that is glucose activation phase, and the other one is payoff phase. मतलब जो एनर्जी हमने यूज करी इन द फर्स्ट पार्ट ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज, उसका हम उसकी रिकवरी करेंगे, उसका पे ऑफ करेंगे, इसलिए दूसरे फेज को पे ऑफ फेज कहेंगे. नाउ रिमेंबर, ये जो दो फेजेस है, इट इन्वॉल्व्स टोटल 10 रिएक्शंस. ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 रिएक्शंस होंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट दोज 10 रिएक्शंस. है ना. तो क्या होगा कि सेल के अंदर आएगा ग्लूकोज, राइट. अब इस ग्लूकोज का सबसे पहले होगा फॉस्फोराइलेशन. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट. फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट. तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे हम एनर्जी यूज करेंगे, तो ये फॉस्फेट जो है वो आएगा एटीपी से. एटीपी इज ब्रोकन डाउन टू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब ये जो फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज में हम कार्बन नंबर 6 पे ऐड करेंगे. दिस इज व्हाट फॉस्फोराइलेशन. दिस इज व्हाट फॉस्फोराइलेशन. तो स्टेप नंबर 1 इज फॉस्फोराइलेशन. आपने कहा था इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो ये जो एंजाइम यहाँ पे होगी, इट इज हेक्सोकाइनेज. रिमेंबर, देखो अब ये जो नॉमेनक्लेचर होगा, हेक्सो, ग्लूकोज have 6 carbons, इसलिए हेक्सो. एंड काइनेज इज अ काइंड ऑफ एंजाइम which is responsible for phosphorylation. आगे भी याद रखना है, आगे भी ये टर्म आएगा काइनेज. तो काइनेज क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है. फॉस्फोराइलेशन में हमने क्या करा, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट जोड़ा और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यहाँ पे बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विच इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड, जिसके कार्बन नंबर 6 पे हमने फॉस्फेट ऐड करा. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इज बीइंग आइसोमराइज्ड. इसका आइसोमराइजेशन होगा. तो क्या होता है ग्लूकोज का आइसोमर? इट इज फ्रक्टोज. इट इज फ्रक्टोज. तो इसके बाद फॉर्म होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. रिमेंबर, इट इज ऑल्सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल. अब ये आइसोमराइजेशन स्टेप है, तो एंजाइम यूज होगा आइसोमरेज. द एंजाइम इज आइसोमरेज. बट आप देखना, अब वो आइसोमरेज किस पे एक्ट कर रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो अगेन ग्लूकोज इज हेक्सो शुगर,
हम इसको कह सकते हैं हेक्सोस फॉस्फेट या फिर फॉस्फोहेक्सोस ऐसा भी कह सकते हैं। एंड इसने क्या करा था, आइसोमराइजेशन, तो इसको लिखेंगे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज या फिर हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। अगेन मॉलिक्यूल सिमिलर होगा, कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट है, बस वो HOH ग्रुप का पोजिशनिंग चेंज होगा। सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप में अगेन फॉस्फोराइलेशन होगा। तो अभी आपको पता है फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो देखो थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, एक और ATP यूज करा जाएगा, तो यहाँ से फॉस्फेट आएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये फॉस्फेट हमने यहाँ पे ऐड करा है। सिमिलरली ये फॉस्फेट सॉरी ये वाला यहाँ का जो फॉस्फेट है ये हमने रिलीज करा, ये हम ऐड करेंगे। अब आप बताना, ये ऑलरेडी था, हमने ये फॉस्फेट लिया यहाँ पे ऐड करा, तो अब ये हो गए दो फॉस्फेट्स। दिस वन इज एट फर्स्ट पोजीशन, दिस वन इज एट लास्ट। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसको क्या कहेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन हुआ अगेन, तो एंजाइम होगी, ये मैं लिख दे रहा हूं फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम होगी काइनेज ही होगी, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, राइट। अब ये जो एंजाइम है ना, इट इज ऑल्सो रिटन एज PFK। ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के रेट को रेगुलेट करता है। सो वट एवर रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ओवरऑल जो रेगुलेशन होगा ग्लाइकोलाइसिस का मेजरली यहाँ पे होगा, नो डाउट वो हेक्सोकाइनेज पे होता है, तो इसीलिए इसको पेस मेकर एंजाइम कहते हैं। रिमेंबर PFK इज नोन एज पेस मेकर एंजाइम। क्यों, क्योंकि यही रेगुलेट कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस के स्पीड को, पेस को, राइट। यहां तक की फेज को वी कैन कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट फेज, जिसको हमने कहा था ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज, जिसमें हमने यहाँ पे और यहाँ पे दो ATPs अभी तक यूज करे। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो आप ऐसे समझो इसमें 6 कार्बन है, 2 फॉस्फेट है, हम आधा आधा कर देंगे, ऐसे याद रखना है। इसको ब्रेक कर देंगे बीच में से, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उसको बीच में से ब्रेक किया, नाउ वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन ईच, है ना। तो एक उसमें से मॉलिक्यूल होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन phosphate, it is written as DHAP, and the other molecule is glyceraldehyde 3-phosphate. Remember it can be also known as phosphoglyceraldehyde, इसको phosphoglyceraldehyde भी कह सकते हैं। तो ये अपना स्टेप नंबर 4 हुआ, इसको क्लीवेज रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बीच में से हमने क्लीव करा। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज, यहाँ पे एंजाइम जो यूज होगा वो होगा अल्डोलेज। तो 4 स्टेप हो गए अभी तक, एंड फोर्थ स्टेप में इसको समझना बहुत जरूरी है। हमें एक मॉलिक्यूल मिला, किसका, ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट, इसको हम G3P ऐसा भी लिखते हैं, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज G3P। तो अब क्या होगा, स्टेप नंबर 5 रिमेंबर is also isomerization. Step number 5 is also isomerization। ठीक वैसे ही जो यहाँ पे हुआ था, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बना था, राइट। तो यहाँ पे DHAP एंड ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट आर आइसोमर्स। तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज रिएक्शन नंबर 5। कौन सा टाइप, इट इज आइसोमराइजेशन। तो अब आप देखना, स्टेप नंबर 4 में एक मॉलिक्यूल मिला था हमें ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट का, एंड स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को आइसोमराइज करके क्या कर दिया, ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट बना दिया। तो अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, मैं यहां लिख रहा हूं, वी गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। बहुत बार बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि 2 मॉलिक्यूल कैसे बने, एक स्टेप नंबर 4 में बना, एक स्टेप नंबर 5 में बना। हाँ, यहाँ पे एंजाइम का नाम अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन है,
ये भी 3 कार्बन है, तो ये ट्रायोज शुगर है। जब 6 कार्बन शुगर था तो हेक्सोज कहा था, हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। यहाँ क्या होगा, एनी गेसेस? यस, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। डन। तो अभी स्टेप नंबर 5 के बाद जैसे हमने मेंशन किया, वी गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट्स। अब ये जो फर्दर स्टेप्स होंगे, है ना, जिसमें स्टेप नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो रिमेंबर, ये जो स्टेप नंबर 6 है, इसमें एक और बार फॉस्फोराइलेशन होगा, वन मोर टाइम फॉस्फोराइलेशन होगा। अब आप कहोगे कि सर हमने पहले भी 2 जगह फॉस्फोराइलेशन किया, एटीपी यूज किया, यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन करेंगे, एटीपी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बनाएंगे कब, राइट? तो यहाँ पे द सोर्स ऑफ फॉस्फेट इज बेसिकली H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। अब देखना, इसको समझना है। अभी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के? 2। तो इसके बाद जो स्टेप्स होंगे इसको हम इंटू 2 कर देंगे, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, वी हैव 3 कार्बन्स एंड 3 फॉस्फेट। अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे फॉस्फेट है, एक और बार यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो देखो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फेट था ये, यहाँ पे एक और फॉस्फेट आ जाएगा, इसको कहेंगे ग्लिसरल्डेहाइड या फिर 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके फर्स्ट एंड थर्ड दोनों कार्बन पे फॉस्फेट है। ये कहां से आया? फॉस्फोरिक एसिड। सोर्स ऑफ दिस फॉस्फेट इज फॉस्फोरिक एसिड एंड साइमल्टेनियसली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जो स्टेप नंबर 6 है, इसमें बेसिकली ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट का डीहाइड्रोजनेशन होता है। नाउ व्हाट इज डीहाइड्रोजनेशन? जैसे फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट, डीहाइड्रोजनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हम इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एंड जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल से हमने 2 हाइड्रोजन लिए, राइट? तो वो 2 हाइड्रोजन हम NAD+ पे ऐड करेंगे। रिमेंबर हाइड्रोजन कहाँ से आए? ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट का हुआ डीहाइड्रोजनेशन, वो हाइड्रोजन हमने NAD+ पे ऐड करे। अभी फिलहाल मैंने 2 लिखे, राइट? बट हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, तो अभी क्या करेंगे, हम इसको 2 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, राइट? और फिर ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ? डीहाइड्रोजनेशन हुआ, है ना, राइट? तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा जिसमें ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रिमेंबर साइमल्टेनियसली यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, तो एंजाइम होगा डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम इज डीहाइड्रोजिनेज। अगर हम उसके सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो क्या है? दैट इज G3P, ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, जो इसको डीहाइड्रोजिनेट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और NAD+ पे ऐड करेगा। नाउ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, राइट? अगेन ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इंटू 2 कर देंगे। देखो इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, हम एक मॉलिक्यूल के लिए ये सारे रिएक्शंस लिख दे और पूरे को इंटू 2 कर दे, या फिर एवरी टाइम हम इंटू 2 लिखे, तो हम इस वे में जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके फर्स्ट एंड थर्ड दोनों कार्बन पे फॉस्फेट है। अब क्या किया जाएगा, अब जो है ये फॉस्फेट रिमूव करेंगे। तो मेरे पास ये 2 फॉस्फेट है, मैंने 2 ADP के मॉलिक्यूल लिए और यहाँ पे 2 ATP बना दिए, राइट? तो ADP का हमने यहाँ पे करा फॉस्फोराइलेशन, इस स्टेप को भी कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। रिमेंबर स्टेप नंबर 7, ये है आपका स्टेप नंबर 6, जिसमें क्या हुआ था? डीहाइड्रोजनेशन। यहाँ लिख रहा हूँ मैं डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है? एंड स्टेप नंबर 7 में फॉस्फोराइलेशन हुआ,
जिसमें बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का ये फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट हमने एडीपी को जोड़ा एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ 2 एटीपीज, राइट। अब अगर फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट हमने रिमूव करा है तो वी आर लेफ्ट विद दिस मॉलिक्यूल, राइट। अब इसको कहेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल है इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज 3 PGA। इसको लिख सकते हैं 1,3-PGA। ये नॉमेनक्लेचर भी आपको याद रखने हैं, राइट। तो अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट किया जा रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एंड एंजाइम इज, देखो एंजाइम इज अगेन फॉस्फोराइलेशन हुआ तो कोई तो काइनेज यहाँ पे आएगी, तो एंजाइम को हम ऐसे लिखेंगे फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, फॉस्फोग्लिसरेट, बिकॉज ये हमारा सबस्ट्रेट है। एंजाइम होगी काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ अब ये जो बिस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका देखो यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगा। तो आइसोमराइजेशन मतलब क्या होगा, ये कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट होगा एंड एंजाइम होगी फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, और इट कैन बी सिंपली नोन एज म्यूटेज। और यहाँ पे भी आइसोमराइजेशन हो रहा है। स्टेप नंबर 8 इज ऑल्सो आइसोमराइजेशन, जिसमें क्या करा हमने 3 PGA को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करा, इट इज रिटन एज 2 PGA। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका फर्दर कन्वर्जन होगा, सी इंटू 2 हमें लिखना है, यहाँ पे भी इंटू 2 हमें लिखना है। और वो क्यों लिखना है मैंने बोला था, बिकॉज वी गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कैसे, पहले बात हुई है रिएक्शन नंबर 4 में एक बना था, रिएक्शन नंबर 5 में एक बना था। अब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, इनका कन्वर्जन होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, दैट इज पेप, 3 कार्बन कंपाउंड, है ना। नाउ इसमें भी कितने कार्बन हमने दिखाया हुआ है, 3 कार्बन। अब ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, अगेन इसमें ये जो फॉस्फेट कंपोनेंट है, फॉस्फेट ग्रुप है, उसको हम रिमूव करेंगे, उसको फिर से रिमूव करेंगे। तो ये मैंने लिए 2 कहाँ से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। ये मैंने लिए 2 ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे फिर से बन गए 2 ATP, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप होगा इसमें, ये वाले स्टेप में फॉस्फेनोल पाइरुवेट का जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, अगेन कोई तो काइनेज होगी, दैट इज पाइरुवेट काइनेज। सो वी गॉट दैट एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, जो क्या करेगा 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट करेगा। तो इसको फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। फिर स्टेप नंबर 10। नाउ अभी मैंने स्टेप नंबर 9 को मेंशन नहीं किया था, तो ये याद रखना। देखो स्टेप नंबर 9 में कुछ अलग सा हो रहा है एंड दैट इज यहाँ पे रिमूवल होगा वाटर का। क्या कहेंगे इसको, सोचो, डिहाइड्रेशन। तो स्टेप नंबर 9 इज डिहाइड्रेशन, अभी मेंशन कर रहे हो, जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज इनोलेज। कौन से एंजाइम यूज करेंगे, इनोलेज। तो ये होंगे ग्लाइकोलाइसिस के 10 रिएक्शंस। नाउ अब ना ये कॉमन बात याद रखनी है, ये जो काइनेज एंजाइम्स होते हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, देन वी गॉट पाइरुवेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस एज अ कोफैक्टर, है ना। तो कोई भी एंजाइम है तो उसको उसकी एक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, उसको हेल्प कराने के लिए क्या चाहिए, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट चाहिए, जिसको हम अलग से पढ़ते हैं एंजाइम वाले पार्ट में। तो फिलहाल अभी याद रखना है, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर बाय द काइनेज एंजाइम्स। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिखना था मैं मैग्नीशियम, है ना, काइनेज की बात हो रही थी, राइट। तो ये होगा आपका ग्लाइकोलाइसिस।
अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, राइट, तो आप देखना इसको हम समराइज करेंगे अभी, वी आर गोइंग टू समराइज दिस प्रोसेस, है ना, कहाँ पे क्या क्या बना। तो आप देखो, अगर हम स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां हमने कहा कि हमने 2 एटीपी यूज करे। स्टेप नंबर 7 देखना आप, ये वाला स्टेप 2 एटीपी बन रहे हैं, यहाँ पे भी स्टेप नंबर 10 में 2 एटीपी बनेंगे। तो ओवरऑल जो गेन होगा हमारा, इट इज 2 एटीपीज, नेट गेन इज 2 एटीपीज। अब आपको लगेगा कंफ्यूज हो गए, ऑब्वियस है, बन तो 4 रहे हैं सर, आप कह रहे हो नेट गेन 2 है, कैसे? यस एग्जैक्टली, देखो 4 एटीपी बने थे, बट हमने 2 यहाँ पे यूज भी करे थे, खर्चे भी करे थे, तो 4 - 2 नेट गेन हो जाएगा अपना 2 एटीपीज। एंड नो डाउट, इसको भूलना नहीं है, स्टेप नंबर 6 जो था हमारा, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन, वहां पे हमें 2 NADH2 मिले थे। तो यही NADH2 को हम फर्दर यूज करते हैं आगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। हम इनको ऑक्सीडाइज करेंगे NADH2 को, देखो इनके पास हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन मतलब ये हाइड्रोजन हम निकालेंगे और उससे जो एनर्जी मिलेगी उसका यूज करके फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपीज बनाए। तो दिस इज व्हाट द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। नाउ टेल मी, कहां पे रेगुलेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस का? यस, स्टेप नंबर 3, इसको कहेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप, है ना, इट लिमिट्स या इट रेगुलेट्स the speed or rate of glycolysis with the help of phosphofructokinase, which is also known as pacemaker enzyme, right? तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंडर एरोबिक कंडीशन इसका क्या होगा, पायरुविक एसिड का, एंड व्हाट हैपेंस टू दिस पायरुविक एसिड इन अनएरोबिक कंडीशंस। मिलते हैं।